आज हम एक कानूनी शतरंज के खेल को समझने वाले हैं। एक तरफ था समाज में गहरी जड़ें जमा चुका दहेज का रिवाज, और दूसरी तरफ थे 1961 के कानून बनाने वाले। बिल्कुल, जो हर कानूनी चाल से इस रिवाज के बचने के सारे रास्तों को बंद करना चाहते थे। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गाइड जैसे हैं, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ धाराओं को रटना नहीं है, बल्कि उस दिमाग को समझना है जिसने इस कानून को रचा। बिल्कुल, चलिए इस बिसात को बिछाते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे शय और मात का ये खेल रचा गया। बिल्कुल सही कहा। ये महज एक कानून नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। रणनीति है, हाँ। इसे समझने के लिए हमें हर प्रावधान के पीछे की क्यों को पकड़ना होगा। कानून बनाने वालों ने पहले ये सोचा कि दहेज की समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं, और फिर एक एक करके हर जड़ को काटने का कानूनी औजार बनाया। एकदम परिभाषा से लेकर सजा तक और सबूत के नियमों को उलटने तक हर कदम एक सोची समझी चाल थी। तो चलिए पहली चाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी खेल में पहले ये तय करना होता है कि लड़ाई किस चीज की है। तो कानून ने दहेज को कैसे परिभाषित किया? देखिए, धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद कभी भी दिया जा सकता है। हाँ, ये दायरा इतना बड़ा क्यों रखा गया? यही तो इस खेल की पहली और सबसे मजबूत चाल थी। सोचिए, अगर कानून सिर्फ शादी के समय दिए गए लेन देन को दहेज कहता तो लोग क्या करते? अच्छा, वो कहते हैं हमने तो शादी के 1 महीने बाद कार दी है, ये तो तोहफा है, दहेज नहीं। हाँ, या ये तो शगुन है जो शादी से पहले दिया था। बिल्कुल। कानून बनाने वालों ने इस बहानेबाजी के हर दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने कहा समय कोई भी हो, अगर शादी की शर्त पर कोई भी मूल्यवान चीज दी या ली जा रही है तो वो दहेज के दायरे में आएगी। उन्होंने भविष्य में बनाए जा सकने वाले हर बहाने को पहले ही काट दिया। हाँ, एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था ये। हाँ, यानी उन्होंने परिभाषा का एक ऐसा जाल बुना जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन इन स्रोतों में एक अपवाद का भी जिक्र है। हाँ, मेहर का। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिया जाने वाला मेहर दहेज नहीं माना जाएगा, ऐसा क्यों? ये कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिखाता है, व्यक्तिगत कानूनों और आपराधिक विधानों के बीच एक संतुलन। अच्छा। मेहर देखिए, इस्लामी कानून के तहत पत्नी का एक कानूनी अधिकार है जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। हाँ, ये लड़की पक्ष से लड़के पक्ष को नहीं, बल्कि लड़के पक्ष से लड़की को दिया जाता है। इसकी प्रकृति दहेज से बिल्कुल उल्टी है। सही बात है। इसलिए कानून ने साफ किया कि हम एक सामाजिक बुराई को खत्म कर रहे हैं, किसी धार्मिक रीति रिवाज में दखल नहीं दे रहे, जिसकी बुनियाद महिला को अधिकार देना है। वाह, तो परिभाषा का दायरा इतना बड़ा रखा गया ताकि कोई अपराधी बच ना सके, लेकिन इतना सटीक भी कि किसी के अधिकार का हनन ना हो। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अगली चाल पर। परिभाषा तो बन गई, लेकिन अगर कोई इस जाल में फंसता है तो कानून उसके साथ क्या करता है? सजा कितनी सख्त है? धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 इस कानून का वजीर है, सबसे ताकतवर मोहरा। ये 3 हरकतों को अपराध बनाती है। 3? दहेज देना, दहेज लेना और इसके लिए उकसाना। अच्छा, उकसाना भी? जी। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ दहेज लेने वाला अपराधी है, लेकिन ये कानून देने वाले को भी बराबर का दोषी मानता है। और सजा देखिए, कम से कम 5 साल की कैद। और जुर्माने वाला हिस्सा तो और भी दिलचस्प है, 15,000 रुपए या दहेज का मूल्य जो भी अधिक हो। हाँ, ये जो भी अधिक हो वाली बात क्यों डाली गई? ये 1961 के हिसाब से बहुत दूर की सोच थी। कानून बनाने वालों ने पहले ही समझ लिया था कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत है। सही है। अगर वे सिर्फ 15,000 रुपए का जुर्माना लगा देते तो अमीर लोग तो इसे पार्किंग चालान की तरह भर कर निकल जाते। हाँ, 1 करोड़ का दहेज लेने वाले के लिए 15,000 रुपए तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने जुर्माने को अपराध की गंभीरता से जोड़ दिया। अगर आपने 1 करोड़ का दहेज लिया है तो जुर्माना भी उसी हिसाब से लगेगा। इस एक लाइन ने कानून को फ्यूचर प्रूफ बना दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये तो हुई लेन देन की बात, लेकिन कई बार बात सिर्फ मांगने तक ही रह जाती है। क्या सिर्फ दहेज मांगना भी अपराध है? बिल्कुल, यही धारा 4 का मकसद है। कानून यहाँ अपराध को उसके पैदा होने से पहले ही मार देना चाहता है। शुरुआत में ही? हाँ, लेन देन तो बाद की बात है। वो मानसिकता जो किसी से कुछ मांगने का अधिकार समझती है, कानून उस पर हमला करता है। इसलिए चाहे आपको कुछ मिला हो या ना मिला हो, अगर आपने दहेज की मांग की है, सीधे तौर पर या इशारों में,
तो आप अपराधी हैं। इसके लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा है। और हमारे स्रोतों में एक केस का जिक्र है, हरबंस सिंह बनाम गुरचरण कौर। इसकी क्या अहमियत है? ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। इसने निरंतर अपराध या कंटिन्यूइंग ऑफेंस की अवधारणा को स्पष्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए शादी के समय कुछ नहीं मांगा गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद पति कहता है मुझे एक नई कार चाहिए, अपने घर से पैसे लाओ। अच्छा। फिर 6 महीने बाद कहता है घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। इस केस ने यह साफ कर दिया कि दहेज की हर एक नई मांग एक नया और अलग अपराध मानी जाएगी। अरे वाह! ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मांग लिया तो बस एक ही केस चलेगा। जितनी बार मांगोगे उतनी बार अपराधी बनोगे। ये तो उस मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाता है जो शादी के बाद सालों तक चलती रहती है। बिल्कुल सही। तो दहेज लेना, देना, मांगना सब अपराध है, लेकिन कानून की पकड़ इससे भी मजबूत है। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक ये उन हरकतों पर भी रोक लगाता है जो इस लेन देन को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि अखबार में विज्ञापन देना। हाँ, या कोई आपसी समझौता करना। ये तो जड़ पर ही हमला करने जैसा है। एकदम। धारा 4 का सीधा सीधा उस जमाने के मैट्रिमोनियल कॉलम्स पर हमला था। हाँ, आपने भी शायद पुराने अखबारों में पढ़ा होगा, वेल सेटल्ड बॉय फॉर कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल, फादर विलिंग टू हेल्प इन बिजनेस। हाँ, वो मदद क्या थी? ये छिपा हुआ दहेज ही तो था। कानून ने इसी पर तो रोक लगा दी। और फिर आती है धारा 5, जो कहती है कि दहेज लेने देने का कोई भी समझौता शुरू से ही शून्य होगा। ये शून्य या वॉइड एब इनिशियो का असल में क्या मतलब है, आसान भाषा में अगर समझें तो? इसका असल मतलब है कि अगर कोई 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी लिखवा ले कि मैं अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए दूंगा, तो कानून की नजर में उस कागज की कीमत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। अच्छा। आप उसे लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि देखिए इन्होंने वादा किया था, अब पूरा नहीं कर रहे। कानून ऐसे किसी भी सौदे को मान्यता ही नहीं देता। मतलब ये दहेज के लेन देन से कानूनी वैधता का कवच पूरी तरह छीन लेता है। बिल्कुल। यह तो हुई सजा और पाबंदियों की बातें, यानी कानून का हमलावर पक्ष। लेकिन क्या इस कानून में कोई रक्षा कवच भी है, कुछ ऐसा जो सीधे तौर पर पीड़ित महिला की मदद करे? हाँ, और वो है इस कानून का दिल, धारा 6। धारा 6? जी, ये एक क्रांतिकारी प्रावधान है। ये कहता है कि अगर किसी भी वजह से दहेज ले भी लिया गया है तो वो संपत्ति असल में पत्नी की है। मतलब कानूनी तौर पर? हाँ, उसे 3 महीने के भीतर वो संपत्ति पत्नी को लौटानी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये एक अलग अपराध है जिसके लिए उसे जेल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहेज की संपत्ति पर कानूनी हक पत्नी का है? बिल्कुल। यहाँ न्यास का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी दहेज लेता है, पति, ससुर, सास, वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनता, वो सिर्फ एक ट्रस्टी या अमानतदार बनता है। और असली मालिक पत्नी है, पत्नी ही है। ये प्रावधान दहेज को महिला की स्त्री धन के रूप में स्थापित करता है और उसे आर्थिक सुरक्षा देता है। कानून कह रहा है जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इस अपराध की प्रकृति भी इसे बहुत गंभीर बनाती है। ये संज्ञेय, अजमानतीय और अक्षमनीय है। ये थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, इनका मतलब क्या है? चलिए इन्हें तोड़ते हैं। संज्ञेय कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस को शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने और बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। मतलब पुलिस के हाथ नहीं बांधे गए? नहीं। फिर अजमानतीय, नॉन बेलेबल का मतलब है कि जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं है। ये अदालत तय करेगी? हाँ, अदालत तय करेगी कि आपको जमानत दी जाए या नहीं, जो कि गंभीर अपराधों में होता है। और अक्षमनीय का क्या मतलब हुआ? और सबसे जरूरी बात, ये अक्षमनीय, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी इसमें समझौता नहीं हो सकता। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की पक्ष पर सामाजिक या पारिवारिक दबाव डालकर केस वापस करवा लिया जाए। कानून कहता है ये सिर्फ 2 परिवारों के बीच का मामला नहीं है, ये पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। और अब समाज इसे वापस लेने की इजाजत नहीं देगा? बिल्कुल। ये पीड़ित को दबाव से बचाने का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो यहाँ पर आके कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मैं जब ये स्रोत पढ़ रही थी तो यही वो पॉइंट था जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। धारा 8 का? हाँ, आमतौर पर तो इल्जाम लगाने वाले को सबूत देना होता है ना, लेकिन धारा 8 का कहती है कि सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। जी। ये तो
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी क्या हमारे पूरे कानूनी सिस्टम के उसूल के खिलाफ जाता है? ऐसा करने के पीछे क्या खास वजह थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस शतरंज के खेल की सबसे अप्रत्याशित चाल थी, जहां कानून ने खेल के नियम ही बदल दिए। इसे दोष की उपधारणा कहते हैं। दोष की उपधारणा? हाँ, इसके पीछे का तर्क बहुत व्यवहारिक और जमीनी हकीकत से जुड़ा है। दहेज की मांग या लेन देन कहाँ होता है? घर की चारदीवारी के पीछे। हाँ, दो परिवारों के बीच, जहां कोई बाहरी गवाह नहीं होता। एक लड़की के लिए यह साबित करना लगभग नामुमकिन है कि उससे दहेज मांगा गया था। तो कानून ने शक्ति संतुलन को बराबर करने की कोशिश की। ठीक समझे। कानून ने कहा, चूंकि ये अपराध गुप्त रूप से होता है, इसलिए हम मानकर चलेंगे कि आरोप सही है। अब ये जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो साबित करे कि उसने दहेज नहीं मांगा या लिया। ये एक असाधारण कदम था। हाँ, लेकिन ये उस शक्तिहीन पीड़ित को एक आवाज और ताकत देने के लिए जरूरी था, जो समाज और परिवार के दबाव में वैसे ही चुप करा दी जाती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है। मतलब कानून की किताबों में एक आदर्श व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत में से लागू कौन करता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे स्रोतों में दहेज प्रतिषेध अधिकारी या डीपीओ का जिक्र है। क्या ये पद प्रभावी है? देखिए, धारा 8(ख) के तहत हर राज्य सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश है। और इनका काम? इनका काम है कानून का पालन सुनिश्चित करना, जागरूकता फैलाना और सबूत इकट्ठा करने में मदद करना। सैद्धांतिक रूप से ये एक बहुत शक्तिशाली पद है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई राज्यों में इन अधिकारियों की कमी है या उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाते। पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो गंभीर मामलों से जुड़ी है। वो क्या है? स्रोतों के अनुसार, अगर मामला दहेज मृत्यु जैसा गंभीर है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत आता है, हाँ, तो उसकी जांच सिर्फ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही कर सकता है, कम से कम पुलिस उपाधीक्षक DSP रैंक का। अच्छा, DSP रैंक का अधिकारी? जी, ये सुनिश्चित करता है कि इतने गंभीर अपराध की जांच में कोई लापरवाही ना हो और उसे एक अनुभवी अधिकारी देखे। ये इस अपराध के प्रति सिस्टम की गंभीरता को दर्शाता है। तो इतनी सारी धाराओं और प्रावधानों के बाद अगर हम एक नजर में देखना चाहें कि किस जुर्म के लिए क्या सजा है, तो तस्वीर कैसे दिखती है? चलिए एक बार जल्दी से सजाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले धारा 3, जो दहेज लेने और देने दोनों को अपराध मानती है। इसके लिए सजा काफी सख्त है। कम से कम 5 साल की कैद और साथ में 15,000 रुपए या दहेज की रकम जो भी ज्यादा हो उतना जुर्माना। दिलचस्प बात यह है कि ये देने वाले को भी अपराधी मानता है। हाँ, हालांकि अदालत चाहे तो विशेष कारणों से देने वाले की सजा कम कर सकती है। और फिर है धारा 4, जो सिर्फ दहेज मांगने को ही अपराध बना देती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इसके लिए 6 महीने से 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अपराध के लिए सिर्फ मांग करना ही काफी है। लेन देन हुआ हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मांग अपने आप में एक जुर्म है। बिल्कुल। स्लाइड्स में एक और धारा है 4 का, जो आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक लगती है। विज्ञापनों पर पाबंदी। ये क्या है? ये एक बहुत दूर की सोच वाला प्रावधान है। अगर कोई अखबार में या कहीं और विज्ञापन देता है कि जो उसकी बेटी या बेटे से शादी करेगा उसे वो अपनी जायदाद में हिस्सा देगा या बिजनेस में पार्टनर बनाएगा, इस तरह की चीजें, हाँ, तो ये भी एक अपराध है। शादी के लिए इस तरह का लालच देना गैर कानूनी है। इसके लिए 6 महीने से 5 साल तक की कैद और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और आखिर में धारा 6, ये उस स्थिति के लिए है जब दहेज ले तो लिया गया, लेकिन उसे उस महिला को नहीं दिया गया जिसके लिए वो था। जी, कानून ये साफ कहता है कि दहेज पर हक केवल उस महिला का है। अगर ये किसी और रिश्तेदार, सास ससुर या पति ने लिया है तो वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। उन्हें वो संपत्ति महिला को लौटानी होगी। और अगर नहीं लौटाई तो? अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भी एक अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से 2 साल तक की कैद और 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सजाओं का पूरा ढांचा दिखाता है कि कानून ने दहेज से जुड़े हर पहलू को घेरने की कोशिश की है। लेने से लेके लेने देने, विज्ञापन देने और उसे महिला को वापस दिलाने तक। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये साफ है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम सिर्फ एक और कानून नहीं है। ये एक सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए बनाया गया एक मजबूत हथियार है। इसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़े प्रक्रियात्मक उपाय हैं, जैसे उसे संज्ञेय और अजमानतीय बनाना और सबसे अनोखा सबूत का भार
वो आरोपी पर डालना। और ये सिर्फ सजा पर नहीं रुकता, ये एक प्रशासनिक ढांचा मतलब डीपीओ भी तैयार करता है। और हरबंस सिंह जैसे मामलों में अदालतों की व्याख्याओं ने समय के साथ इसकी धार को और तेज किया है। ये वास्तव में एक सामाजिक